हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में और इसके करेक्शंस का भी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल प्रेजेंट क्यों किया जाता है। तो इसके लिए सबसे मेन जो हमारा पर्पस होता है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को फाइंड करना होता है। हम सबसे पहले न्यूक्लियस की इन जनरल बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं और फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालते हैं और फिर उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमारा जो पर्पस है वो इस ग्राफ को रिप्रोड्यूस करना है। इस ग्राफ को, ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का भी ग्राफ होता है, इसी तरह ये भी एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन ग्राफ है जो कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को शो कर रहा है और यहाँ पे मास नंबर या फिर एटॉमिक मास को शो कर रहा है, जो कि एटॉमिक मास नंबर या फिर जो भी। तो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हमने इसको प्लॉट करना है। हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को अगेंस्ट ए या फिर जो एटॉमिक मास नंबर है उसके अगेंस्ट हमने इसको प्लॉट करना है। तो ये करने के लिए इसकी कोई थ्योरेटिकल मैथमेटिकल बेस डालने के लिए कि कैसे हम मैथमेटिकली इस तक अप्रोच कर सकते हैं, हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल को यूज़ करते हैं टू फाइंड इट। तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं, सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी पर बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की वो एनर्जी है जो कि उसके तमाम न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे को जोड़े रखती है और न्यूक्लियस को स्टेबल रखती है या फिर बाइंड रखती है। तो तमाम न्यूक्लियॉन्स जो जिस एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ बाउंडेड हैं वो बाइंडिंग एनर्जी है, और उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी पूरे के पूरे न्यूक्लियॉन्स को या पूरे न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए। कि अगर एक ये न्यूक्लियस है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स सब कुछ मौजूद है और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, उसकी बाइंडिंग एनर्जी हम जानते हैं अगर वो 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फॉर एग्जांपल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर हम ये एनर्जी इस न्यूक्लियस को प्रोवाइड करेंगे तो ये न्यूक्लियस ब्रेक अपार्ट हो जाएगा इनटू, ये सारे के सारे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से मुराद वो एनर्जी है जो एक न्यूक्लियॉन को, सिर्फ कोई भी हो सकता है, वो लेट्स से प्रोटॉन हो गया, एक प्रोटॉन को न्यूक्लियस से जो अलग करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कहलाती है। और सिर्फ सिंपल बाइंडिंग एनर्जी है कि सबके सबको सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के इक्विवेलेंट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इनमें से एक न्यूक्लियॉन जो है, न्यूट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, वो न्यूक्लियस से अलग हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और जिस एटम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत ज़्यादा होती है वो बहुत स्टेबल एटम होता है, ठीक है। और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत कम होती है वो अनस्टेबल, उसे हम कह सकते हैं कि वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ज़्यादा होना मीन्स कि न्यूक्लियॉन बहुत स्ट्रॉन्गली बाउंडेड है टू द न्यूक्लियस, और उसको उससे जुदा करना, उसको रेडियो एक्टिव डिके करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायर्ड होना टू सेपरेटेड। तो वो बहुत स्टेबल एटम्स होते हैं और जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत कम होती है, वो न्यूक्लियस आराम से थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करने पे उनके कंस्टिट्यूएंट जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो सेपरेट हो सकते हैं और वो न्यूक्लियस बहुत इजीली चेंज हो सकता है। तो ये ट्रेंड कैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एज एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नंबर एज वो इंक्रीज़ होता है, चेंज होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसे वेरी करती होगी, ये डिटरमिन करने के लिए हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल को यूज़ करेंगे। और इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीज़ होती है, मीन्स स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, ओके। और एक पॉइंट आता है जब स्टेबिलिटी इज़ मैक्सिमम, मतलब ये आयरन एटम है, फेरस Fe से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई थिंक ये ग्रीक में इसे कहा जाता है, 56 उसका मास नंबर है और 26 एटॉमिक नंबर। तो इसके बाद ना यहाँ तक मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आती है, मतलब ये द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लाइड है जिसमें न्यूक्लियॉन्स बहुत स्ट्रॉन्गली बाउंडेड हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है और अनस्टेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, अनस्टेबिलिटी की तरफ ये जा रहा है, क्योंकि एज एटॉमिक नंबर इज़ इंक्रीजेज नाउ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज़ नॉट इंक्रीजिंग बट इट इज़ डिक्रीजिंग आफ्टर दैट मैक्सिमम पॉइंट। तो यहाँ तक तो ये चलो इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे ये जो शार्प डिप आया है वो कैसे आया वो भी डिपेंड करता है। तो ये जो एनर्जीज इनकाउंटर की जाती हैं उनके बाद पता चलता है, तो फिर ये इसके बाद ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है ना, इससे हम ये फिशन रिएक्शन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, अगर हम ऐसी एनर्जी दें जिससे
अगर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उसमें 70 थे और उसमें से 35 के इक्विवेलेंट हम वो दे दें तो वो 35 वाला जो है सेपरेट हो जाएगा और दूसरा 35 वाला पार्ट सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से एक फिशन रिएक्शन भी हुआ, ठीक है। तो फिशन रिएक्शन कराने के लिए भी हमें वो चाहिए होती है ना एनर्जी, तो ये इसी से होता है कि बाइंडिंग एनर्जी उतनी हमें प्रोवाइड करनी होगी कि हम 35 जो न्यूक्लियॉन्स है उस न्यूक्लियस से निकाल सकें। तो वो फिर इस तरह से फिशन प्रोसेस अकर होता है। ये बात भी कही गई है कि जब भी न्यूक्लियॉन्स जुड़ते हैं और न्यूक्लियस बनता है, जैसे फिशन रिएक्शन में भी ऐसा होता है, सेपरेशन होती है, 2 न्यू न्यूक्लियस बनते हैं, तो उन न्यू न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो पेरेंट एटम से थोड़ी डिफरेंट होती है। तो फॉर्मेशन के दौरान वो फिर कुछ एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और वो एनर्जी जो है इक्वल होती है डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पेरेंट एटम एंड डॉटर एटम, क्योंकि वो फिर जो मोर स्टेबिलिटी आई है वो आती है बाय मीजन ऑफ दैट डिफरेंस इन एनर्जी। तो वो एनर्जी को इमिट कर देते होते हैं और वो फिर पेरेंट एटम और डॉटर एटम जो बना है उसके बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होता है। अगर दोनों डॉटर न्यूक्लियस को देखें तो उन दोनों का टोटल निकाला जाए और इसका टोटल और उनका जो डिफरेंस होगा वो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस होगा और वो एनर्जी इक्वलेंटली रिलीज़ होगी। और फिशन और फ्यूजन में इसी तरह से एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये बस एक बात अभी जहन में रख लेनी है, क्विज़ के लिए में भी ये स्टेटमेंट आ जाए, क्योंकि सर इसी बुक से बनाते हैं क्विज़। तो बाइज़र की जो बुक है उसमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्सप्लेंड है बहुत अच्छे से, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेंड है। और अभी हम कुछ चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस साइज़ के बारे में बात करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट जब की जाती है न्यूक्लियस के ऊपर, तो न्यूट्रॉन जो है कूलम अट्रैक्शन की वजह से इफ़ेक्ट नहीं होते, बल्कि इसमें जो ये मैटर मौजूद है ना, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन और स्ट्रॉन्ग फोर्स कह सकते हैं या इस तरह की चीज़ें, तो ये इस चीज़ से इफ़ेक्ट होते हैं। या फिर न्यूक्लियस की जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इन्हीं न्यूक्लियॉन्स की वजह से हो रही है उससे इफ़ेक्ट होते हैं। तो न्यूट्रॉन की जब स्कैटरिंग होती है न्यूक्लियस के साथ, तो वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरह से न्यूक्लियर मैटर या फिर मैस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द न्यूक्लियस। और अगर इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन की जाए, वो स्कैटरिंग की जाए न्यूक्लियस के ऊपर, तो वो बताता है कि किस तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल है, तो किस तरह से प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज नहीं है, तो किस तरह की प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है न्यूक्लियस में। तो न्यूट्रॉन को न्यूक्लियर मैटर की डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मैस कितना डिस्ट्रीब्यूट है, न्यूट्रॉन को तो ये डिटेक्ट नहीं कर सकता, ये तो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्शन के लिए हो सकता है। न्यूट्रॉन फिर हेल्प करते हैं न्यूक्लियर मैटर की डिटेक्शन के लिए। तो जब इनको यूज़ किया गया और हमें पता चला कि जो न्यूक्लियस का जो साइज़ है जिसे हम कह सकते हैं वो इफेक्टिव साइज़ हम कह सकते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल है। उसमें ये ऐसे बम्प्स भी होंगे, ऐसा में भी हो, लेकिन इफ़ेक्टिवली क्या है कि वो एक स्फेरिकल की शेप में है, ठीक है। और उसका रेडियस लेट से हमने आर का नेम दे दिया। तो जो वॉल्यूम है अब इसका जो स्फीयर है वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि वो प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम वो प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मैस नंबर के, कि जितने ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे, 2 न्यूक्लियॉन है तो इतना साइज़ होगा, ज़्यादा न्यूक्लियॉन होंगे तो बड़ा साइज़ होगा, और ज़्यादा न्यूक्लियॉन होंगे तो न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ता जाएगा, मतलब वॉल्यूम इन 3D अगर बात करें तो जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए एटॉमिक मैस नंबर के इक्वल होना, मतलब मैस नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और यही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का एडिशन, ठीक है, क्योंकि ये तो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं इफेक्टिवली। तो ये, और फिर अगर वॉल्यूम देखें स्फीयर्स का, वो 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। तो ये प्रोपोर्शनल टू ए, तो 4/3 पाई आर क्यूब, और प्रोपोर्शनलिटी साइन में हम यहाँ पे कोई भी लेट्स से के लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो अब मैं आर को लिखना चाहती हूँ इन टर्म्स ऑफ ए, तो आर एक तरफ करती हूँ और इसको उधर ले जाती हूँ, और इसको ना मैं इनका क्यूब लेती हूँ, क्यूब रूट लेती हूँ, इधर भी 3 होल पावर 1/3 और इधर भी हम ये ले लेते हैं कि होल पावर 1/3। तो ये जो 3 कैंसिल, और यहाँ पे आर आ गया, और ये 3k/4 पाई की पावर 1/3 और a की पावर भी 1/3। इस चीज़ को हम नेम कर देते हैं कि ये R0 है, एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन ये वैल्यू होती है। तो ये R हमारे पास आ गया, R = R0 a to the power 1/3। R है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस,
या फिर न्यूक्लियस का साइज़। और आर नॉट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड होती है, जो कि पाई गई है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर या 1.2 फेम्टोमीटर फेरी 1.2 फर्मी 1.2 फर्मी। और ये इस तरह की इसकी वैल्यू है। और हम देख सकते हैं कि आर जो है वो प्रोपोर्शनल है a⁻1/3 के, कि जिस तरह ही एटॉमिक नंबर मैस नंबर बढ़ता जाता है तो एटॉमिक जो न्यूक्लियस रेडियस है वो बढ़ता है इस इक्वेशन की। ये लीनियर नहीं है, ये इक्वेशन ये बहुत स्लो चेंज है। मे बी ऐसा होगा, ये ए और अगर ये आर होगा, ठीक है। इसका हम ग्राफ देख सकते हैं। तो इस तरह से रेडियस जो है न्यूक्लियस का वो चेंज होता है एज अ मैस नंबर इंक्रीजेज, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन के इंक्रीज करने से। इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे आगे, जो ये मॉडल है ना लिक्विड ड्रॉप मॉडल में, जब हम एनर्जीज़ को कैलकुलेट करते हैं तब। इसके अलावा वर्ड यूज़ होता है न्यूक्लियर डेंसिटी का। तो न्यूक्लियस डेंसिटी इक्वल होगी मैस ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस तो 4/3 πr³ है। मैस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, मैस ऑफ 1 न्यूक्लियन हम कह सकते हैं। और इसमें अप्रॉक्सीमेटली हम ये कह देते हैं कि लेट्स से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है, इनमें बहुत कम डिफरेंस होता है। एक का 1.6727 आई थिंक होता है प्रोटॉन का, और 746 समथिंग ये होता है न्यूट्रॉन का, तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मैस, ठीक है, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, कि अगर 14 न्यूक्लियॉन्स है प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के, और एक का मैस जो है लेट्स से m है, तो दोनों इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मैस पता चल जाएगा हमें न्यूक्लियॉन्स का जो न्यूक्लियस में मौजूद है। तो ये 4/3 πr³। ओके, तो इसमें r की जगह हम ये r0 a⁻1/3 पुट कर देते हैं। तो ये मैं करती हूँ, ये ma डिवाइडेड बाय 4/3 πr³ की जगह a0 a⁻1/3, और यहाँ पे ये क्यूब आ गया m a, और ये 3 ऊपर ले जाते हैं डिवाइडेड बाय 4 πr0 का क्यूब, और ये कैंसिल, तो ये a आ गया सिंपली, ठीक हो गया। तो ये a कैंसिल हो गया, तो 3m/4 πr0 क्यूब आ गया। तो r0 भी है, r0 हमने देखा था ये 1.2 फर्मी होता है। तो मैस जो है न्यूक्लियॉन्स का वो भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं मौजूद, तो हम कह देते हैं कि रफली जो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है, न्यूक्लियर डेंसिटी है, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो चेंज नहीं होती। तो इट मीन्स के जिन लिक्विड्स की या जिन कन्फिग्रेशन की डेंसिटी कांस्टेंट होती है ना, उन्हें हम कहते हैं यूनिफॉर्म रीजन होते हैं। वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मैस है उसमें, मतलब मैस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो दैट जो डेंसिटी है उनकी वो कांस्टेंट है।